गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी क्लास में डॉक्टर अनुज झाझड़िया आपका हार्दिक स्वागत करती है। और पिछली क्लास में हमने मानसून के बारे में पढ़ा था। मानसून का जो चिर सम्मत संकल्पना कह सकते हैं हम जिसको, और उस संकल्पना के बारे में हमने बात की थी। किसकी थी? हेली महोदय की। और उसकी कुछ कमियां बताई थी कि जो प्राचीनतम जो सिद्धांत था उसकी कुछ कमियां रही थी और उसको तापिए उसमें सिद्धांत भी कहा गया था। आज हम बात करेंगे आधुनिक सिद्धांत की। आधुनिक सिद्धांत 1950 के दशक के आसपास दिया था फलोन महोदय ने। एक थे फलोन महोदय, उन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया था। सिद्धांत किस पर आधारित था? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। देखिए होता क्या है कि ये जो ITCZ होता है निम्न दाब का क्षेत्र होता है। क्या होता है? निम्न दाब का क्षेत्र होता है। आपने देखा होगा कि जो भूमध्य रेखा है उस पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और दोनों गोलार्धों से उसमें क्या आती हैं? पवनें आती हैं। तो यह जो क्षेत्र होता है वो किस प्रकार का क्षेत्र है? किस प्रकार का क्षेत्र है? इसको मानसून गर्त भी कहा जाता है। ये लो प्रेशर का क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है लो प्रेशर का क्षेत्र है। कह सकते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो तापमान यहाँ अधिक पाया जाता है। तापमान अधिक पाया जाता है तो यहाँ पर वायुदाब कैसा पाया जाता है? कम पाया जाता है। तो इस पेटी का नाम क्या है? भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसलिए हम कहेंगे इसको भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। इसको विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। इसके जस्ट ऊपर जो हमारे पास पेटी उपलब्ध होती है वो होती है उच्च दाब की, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। तो ये जो स्थिति होती है वो दोनों तरफ होती हैं। आपको एक चीज़ मैंने बताई होगी, जो पवनें चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं। अब आपने देखा होगा कि इधर वाली जो पवनें हैं ये किधर आएंगी? इधर आएंगी। और यहाँ पर क्या होता है? पवनों का अभिसरण होता है। एक होता है अपसरण, एक होता है अभिसरण। अभिसरण का अर्थ होता है आमने सामने टकराना, ठीक है। अभिसरण की दोनों दिशाओं से आएंगी और एक स्थान पर मिलेंगी। तो यहाँ जो पवनें हैं वो दोनों स्थान से आ रही हैं, इसलिए नाम क्या दिया हमने? अभिसरण। अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की पवनों का ऐसा क्षेत्र जहाँ दोनों दिशाओं से क्या आती हैं? पवनें आती हैं। तो इसलिए हमने नाम क्या दिया इसका? अभिसरण क्षेत्र। जैसे जैसे सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, ये जो हमारा ITCZ है, ये जैसे सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकेगा तो जो ITCZ है वो किधर खिसक जाता है? उत्तर में खिसक जाता है, ठीक है। तो हम जब कहते हैं कि जब सूर्य की स्थिति क्या है? उत्तरायण है, तो जो ITCZ है वो भी किधर बनेगा? उत्तर की तरफ बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि वायुदाब की जितनी भी पेटियां हैं, जैसे ही सूर्य कर्क रेखा पर आएगा तो वायुदाब की जो ये पेटियां हैं ये सारी उत्तर में खिसक जाती हैं। तो दक्षिण वाली भी कहाँ जाती हैं? भूमध्य रेखा के पास में आ जाती हैं। और उसी प्रकार से अब हम मैप पे जाएंगे कि यह किस प्रकार से कार्य करता है। जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर होती है तो वायुदाब की जितनी भी पेटियां होती हैं वो किधर खिसक जाती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में खिसक जाती हैं। जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो हम उसको बोलते हैं दक्षिणायन, ठीक है, कि दक्षिण में सूर्य की स्थिति है। उत्तरायण का अर्थ है कि जो सूर्य है उसकी स्थिति कहाँ पर है? उसकी स्थिति कहाँ पर है? कर्क रेखा पर है। तो जो जिस प्रकार से सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है उसी प्रकार से ITCZ उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होता रहता है। अब हम मैप के अकॉर्डिंग इसको समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात और बताती हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ये हमारी 0 डिग्री है। कोरियालिस बल के अकॉर्डिंग लगा लीजिए, फेरल के नियम के अकॉर्डिंग। फेरल महोदय ने एक नियम दिया था पवनों की दिशा से संबंधित कि जैसे ही पवनें दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी, कोरियालिस बल के प्रभाव से पवनों की दिशा, या कह सकते हैं कि पवनें अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो इन चीज़ों का हम अब प्रयोग करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें विशेष ध्यान रखें कि जो पवनें हैं ये इस तरफ क्यों टर्न कर रही हैं या क्यों मुड़ रही हैं।
जो फ्लोन महोदय था उनका जो पूरा सिद्धांत था किस पर निर्भर था, वो ITCZ पर निर्भर था। आपने देखा होगा कि अगर हम भारत की बात करें तो जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से गुजरती है और भारत में जो जलवायु पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इस हिमालय के उत्तर की बात करें वहाँ पर आपको शीतोष्ण जलवायु मिलेगी, लेकिन पूरे भारत में जलवायु किस प्रकार की मिलती है, आपको उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब हम बात करें कि जो ITCZ है वह किस प्रकार से कार्य करता है। हम बात करेंगे पहले कि ITCZ जब सूर्य की स्थिति कहाँ होगी, इस कर्क रेखा पर होगी। लो जी निकाल दीजिए यहाँ से कर्क रेखा, 2 स्टेट यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ से जाती है। तो जो कर्क रेखा है यहाँ क्या है, ITCZ से ये हम कह सकते हैं कि निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। अब देखिए पवनों की दिशा में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। ITCZ यहाँ कब बनेगा, कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकेगा, 21 जून को, जून की बात कर लेते हैं 21 जून को। तो उस समय क्या होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र है तो दाब कैसा है, कम है। और हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर की अगर हम बात करें, ये लगा लीजिए हमारी क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, सही है। भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 से भारत प्रारंभ होता है, तो ये हमारी भूमध्य रेखा है। अब यहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र, उसकी बजाय नीचे हमारे पास हिंद महासागर है। हिंद महासागर में यहाँ की बजाय तापमान क्या रहेगा, अधिक रहेगा। क्यों, क्योंकि सूर्य सीधा कहाँ चमक रहा है, कर्क रेखा पर चमक रहा है। जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होगी तो सर्वाधिक तापमान कर्क रेखा पर, तापमान अधिक तो वायु दाब कम। और ITCZ तो कारण ही क्या है कि यहाँ निम्न दाब पाया जाता है, इसको मानसूनी गर्त भी कहा जाता है। तो यहाँ दाब क्या है, सबसे कम है। इसकी बजाय यहाँ पर तापमान क्या है, अधिक है। तापमान अधिक क्यों है, यहाँ स्थल भाग है और यहाँ जल भाग है। जल धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो यहाँ की बजाय तापमान हिंद महासागर में कैसा है, अधिक है। तापमान हिंद महासागर में क्या पाया जाएगा, यहाँ तापमान अधिक, उसकी तुलना में हिंद महासागर में तापमान कम पाया जाएगा। भाई यहाँ 40 डिग्री 48 डिग्री, तो उसकी अपेक्षा हिंद महासागर में, क्योंकि जल धीरे धीरे ठंडा होगा, तो हिंद महासागर में तापमान क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और वायु दाब क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। तो तापमान तो क्या है हमारे पास यहाँ कम है और वायु दाब क्या है, अधिक है। तो आपने देखा होगा कि पवनों की बात करें, व्यापारिक पवनें ये ऐसे चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें इसी प्रकार से चलती हैं। व्यापारिक पवनों की स्थिति इधर ईस्ट वेस्ट, और इस वाली स्थिति कैसे चलती हैं, व्यापारिक पवनें ऐसे चलती हैं। तो इधर हम ऐसे पवनें चला सकते हैं, सही है। भाई हिंद महासागर से पवनें चल रही हैं, व्यापारिक पवनें चल रही हैं, सही है, बिल्कुल सही चल रही हैं। लेकिन जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में आती हैं, दक्षिणी गोलार्ध को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आती हैं, फेरल का नियम क्या कहता है, किधर टर्न कर जाएंगी, किधर टर्न करेंगी, अपने दाहिनी तरफ क्या मुड़ जाएंगी। अब दाहिनी तरफ मुड़ेंगी, हम ये चीज़ कह सकते हैं। देखिए कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, एक पूजा ने कमेंट भी करके पूछा था कि मैम ये अरब सागर में ही निम्न वायुदाब या उच्च वायुदाब का केंद्र क्यों बनता है, हिंद महासागर में क्यों नहीं। वो बिल्कुल बनता है हिंद महासागर में, लेकिन जो पवनें हैं उनकी दिशा में परिवर्तन क्यों आता है, उसका रीज़न वही है, फेरल का नियम है। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। जैसे ही पवनें उत्तरी गोलार्ध में आएंगी, उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही पवनें आएंगी, फेरल का नियम क्या कहता है, किधर मुड़ेंगी, अपनी दाहिनी ओर पवनें मुड़ जाती हैं। तो ये पवनें किधर मुड़ेंगी, दाहिनी ओर ये पवनें मुड़ जाएंगी। अब जैसे ही ये सागर वाले भाग से, जलीय वाले भाग से स्थल भाग में जाएंगी तो वर्षा करेंगी या नहीं करेंगी, वर्षा करेंगी। अब ये वर्षा कहाँ कहाँ करेंगी देखिए, उसकी भी इसको वापस से बता देती हूँ। आपको नहीं समझ में आए तो एक बार वापस वीडियो को पीछे करके वापस सुनना आपको। देखिए क्या होता है, 21 जून की बात करें हम, जब सूर्य की स्थिति कहाँ होती है, कर्क रेखा पर होती है, तो तापमान सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा, इसी कर्क रेखा पर हमें सर्वाधिक तापमान मिलेगा। तापमान अधिक तो वायुदाब कम, वायुदाब क्या है, कम। और हम सभी जानते हैं कि इस स्थल भाग की अपेक्षा यहाँ जल का तापमान क्या मिलेगा, कम मिलेगा। नीचे हिंद महासागर है भारत के नीचे, तो तापमान क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तापमान कम तो वायुदाब अधिक। और पवनें हमेशा किधर से किधर चलती हैं, अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर पवनें गति करती हैं। तो यहाँ जैसे ही ये पवनें चलेंगी, आपने व्यापारिक पवनों की दिशा देखी होगी,
किधर से, उत्तर पश्चिम साउथ दक्षिण पूर्व से चलेंगी, तो दक्षिण पूर्व से वो पवनें चलना प्रारंभ हो गई। लेकिन जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं, तो इनकी आपने फेरल का नियम क्या कहता है कि जैसे ही पवनें उत्तरी गोलार्ध में आएंगी, कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। तो कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण क्या हो जाती हैं, पवनों में व्युत्क्रमण हो जाता है और पवनों की दिशा में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाती हैं, पवनें टर्न हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो यहाँ अब देखिए वही अरब सागर वाली स्थिति आ गई, कल वाली स्थिति, कि यहाँ से जब पवनें चलेंगी तो सागर वाले क्षेत्र से जब पवनें चलेंगी तो अपने साथ जल लेके जाएंगी या नहीं लेके जाएंगी, बिल्कुल लेके जाएंगी। जल लेके जाएंगी तो क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। कल मैंने आपको बताया था कि इसके साथ वाला जो भाग है क्या है, पश्चिमी घाट पाया जाता है, और जो पहाड़ियाँ या उच्चावच होता है या स्थलाकृतियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वर्षा को प्रभावित करती हैं। जो स्थलाकृति होती है वो क्या करती है, वर्षा को प्रभावित करती है। अब देखिए इसमें 3 केंद्र बनते हैं वर्षा के। फर्स्ट केंद्र तो ये वाला ही पूर्वी घाट, ये मतलब ये पश्चिमी घाट। दूसरा आपने देखो यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के सारे ये पवनें कहाँ चली जाती हैं, अंदर चली जाती हैं। तो जो मध्य भारत है उसमें भी इन्हीं पवनों के माध्यम से क्या होती है, वर्षा होती है। तीसरी एक शाखा है वो क्या, अरावली के समानांतर और ऊपर चली जाती है। अरावली में मैंने आपको बताया था कि माउंट आबू में वर्षा होती है और बाकी आगे निकल जाती हैं, दिल्ली तक ये पहुंच जाती हैं। तो जो अरब सागर, ये जो हम कह सकते हैं कि अरब सागर की जो शाखा है यह 3 जगह वर्षा करती है। देखिए इस पश्चिमी घाट की भी अगर हम बात करें, सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी भाग में करेंगी, जैसे जैसे यह इस मालाबार तट, कोंकण तट, इन दोनों तटों पे मालाबार तट पे अधिक वर्षा करेगी। जैसे जैसे कोंकण तट की तरफ जाएगी वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब ये यहाँ से टर्न करेंगी तो ये ऐसे निकलेंगे, नहीं निकलेंगी, सही है। ये पूरी इस अकॉर्डिंग टर्न करती जाएंगी, सही है। तो हमारे पास 3 क्षेत्र बनते हैं अरब सागरीय जो मानसून है उसके माध्यम से वर्षा के, और भारत में यही कारण है कि 70 से 80% जो वर्षा होती है कौन सी ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में वह वर्षा होती है। अब रीजन क्या है, यहाँ इतना अधिक कम तापमान पाया जाता है कि वह हिंद महासागर की पवनों को कह सकते हैं कि हम क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जितना अधिक वायु दाब में अंतर पाया जाएगा उतनी ही पवनें तीव्र गति से चलेंगी। कि दाब प्रवणता में जितना अधिक अंतर पाया जाएगा उतनी ही पवनें तीव्र गति से चलेंगी। इतना अधिक निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है कि हिंद महासागर की पवनों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो फर्स्ट जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि केरल के तट पे 1 जून को यहाँ आ जाता है हमारे पास। 1 जून को मानसून कहाँ जाता है, इस केरल के तट पे आ जाता है। तो सबसे पहले उसको हम क्या बोलते हैं, मानसून का परसफोट। ऑप्शन में पूछा जाए कि 1 जून को केरल के तट पे जो वर्षा होती है हम उसको क्या कहेंगे, मानसून का परसफोट, सही है। कि सबसे पहले कहाँ वर्षा हो रही है, केरल के तट पे हो रही है 1 जून को ही, और 15 जुलाई तक आते आते पूरे भारत में क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। फर्स्ट केंद्र ये। दूसरे में क्या होती है, जैसे ही ये पवनें आगे बढ़ती हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा के पास की जो पहाड़ियां हैं वहाँ पर खालिस्तान है, गैप है वहाँ पर। जैसे ही वो गैप है, गैप के सारे ये पवनें कहाँ चली जाती हैं, अंदर चली जाती हैं। और जैसे जैसे पहाड़ियाँ हैं उनसे टकराती जाती हैं और मध्य भारत में क्या करती हैं, ये वर्षा करती हैं। तीसरी बात करें, ये वाली और जाती हैं यहाँ, पूरा जो गुजरात क्षेत्र है वह शुष्क क्षेत्र है, लेकिन यहाँ सौराष्ट्र में गिर की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गिर की पहाड़ियाँ हैं। उन गिर की पहाड़ियों से ये पवनें टकराती हैं, आर्द्र पवनें हैं, इसलिए वहाँ गिर के जो जंगल हैं और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ गिर की पहाड़ियों में अच्छे खासे जंगल उपलब्ध हैं, वन उपलब्ध हैं। उसका कारण क्या है, गिर की पहाड़ियों से टकराने से यहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा होती है तो वनस्पति को सीधे रूप में प्रभावित करती है। अब यहाँ से जो जाएंगे, आपने देखा होगा कि अरावली की स्थिति भी क्या है, इन पवनों के समानांतर है। हम खूब रटते हैं जब 6th क्लास में थे तब से कि है ना, भारत में अरावली की स्थिति इस प्रकार की है कि पवनों के समानांतर, इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होती। आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि क्यों नहीं होती। उसका रीज़न यही है, क्यों, क्योंकि ये पवनें क्या हैं, इस अरावली के समानांतर आगे निकल जाती हैं और आगे निकल जाने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। क्यों, अगर अरावली की स्थिति इस प्रकार होती तो ये क्या होता, सीधा इससे टकराती और वर्षा हो जाती। लेकिन अरावली क्या है, इसके समानांतर है,
इसलिए जहाँ पर ऊंचाई वाली जो भाग आते हैं, जैसे माउंट आबू में वर्षा होती है, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि ऊंची चोटी है, जैसे ही पर्वत से टकराएगी तो क्या होगी? वर्षा होगी, आर्द्रता अपना खो देती हैं पौने, और वर्षा होगी क्योंकि जो ऊंचाइयाँ स्थलाकृति होती हैं वो भी वर्षा को प्रभावित करती हैं। और भारत की जो वर्षा है उसमें मुख्य जो भूमिका है वो स्थलाकृतियों की पाई जाती है। तो अरावली के कुछ भाग पे वर्षा होगी, ये आगे दिल्ली की तरफ निकल जाती हैं। इस प्रकार जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें हमारे यहाँ कह सकते हैं कि हम जो वर्षा के हैं वो 3 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला पश्चिमी घाट है, दूसरा मध्य भारत वाला, और तीसरा अरावली वाला क्षेत्र, ये हम कह सकते हैं कि दिल्ली तक का क्षेत्र है। इसके माध्यम से क्या होती है? भारत में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। तो जो ITCZ है ये भारत में वर्षा लाने में सहायक है, और ये ITCZ ही क्या करता है? भारत में वर्षा लाने वाले भूमिका में, या कह सकते हैं कि वर्षा लाने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी ITCZ की रहती है। जितना ITCZ कमज़ोर पड़ता है उसी अनुपात में क्या होती है? वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। सेकेंड बात करते हैं। देखिए 1 जून को हमारे यहाँ होती है, आपने कई बार सुना होगा कि मानसून आने वाला है, मानसून आने वाला है। हमें कैसे पता चलेगा कि मानसून आने वाला है? उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि मानसून, हम न्यूज़ वगैरह कहीं से भी हमें सूचना मिल जाती है कि केरल के तट पे मानसून आ चुकी है, तो महीने 1.5 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में हमारे कहाँ उत्तर भारत में क्या आ जाएगी? वर्षा होगी। मतलब मानसून होगा तो वर्षा होगी। तो उससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होगी, अब हमारे यहाँ मानसून आने वाला है, क्योंकि जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? इस केरल के तट से प्रारंभ होता है। ये स्थिति थी कौन सी? ग्रीष्म ऋतु की, जिसमें हमारे पास 3 केंद्र बनते हैं। जो सर्दियाँ होती हैं सेम इसकी विपरीत स्थितियाँ बनती हैं। शीतकाल में जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आ जाता है। जो ITCZ है उसमें परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन कैसे आता है? देखिए क्या होता है, एक दूसरा इसका कारण और भी बताया है कि ITCZ के बारे में अगर हम बात करें, दूसरा रीज़न इसका ये बताती हूँ कि हिंद महासागर की पवनों को अपनी ओर आकर्षित किस प्रकार से करता है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे। जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उसका प्रभाव जैसे ही उत्तर भारत में कम होता है तो मानसून आना प्रारंभ हो जाती है। तो इसका मुख्य रीज़न यही था कि जो दक्षिणी गोलार्ध की उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी थी वो और अधिक उत्तर में खिसक जाती है। 10 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक वह आ जाती है, और जो हमारा ये ITCZ उत्तरी गोलार्ध में था ये और उत्तर में खिसक कर 40 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश तक यह पहुंच जाता है, और उसकी वजह से क्या होती हैं? इन पवनों का वहां तक प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि भारत में नहीं, इस कर्क रेखा तक ही नहीं बल्कि उत्तर भारत तक इसका विस्तार पाया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनों की इधर ईस्ट है हमारे पास, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो जो दक्षिणी पश्चिमी जो व्यापारिक पवने हैं, व्यापारिक पवने हमें नाम इसलिए दिया क्योंकि ये वाला क्षेत्र कौन सा है, कौन सी पवने चलती हैं यहाँ पर? व्यापारिक पवने। लेकिन कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण पवनों की दिशा में क्या मिलता है? यहाँ परिवर्तन मिलता है। देखिए पवनों की दिशा में परिवर्तन क्यों मिलता है? देखिए मानसून का अर्थ बताया था। मानसून का अर्थ क्या बताया था कि जैसे ही ऋतु में परिवर्तन होगा, मौसम जो हवाएं हैं उनकी दिशाओं में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि पवनों में व्युत्क्रमण पाया जाता है। तो ये जो आधुनिक सिद्धांत है, और सेम इसके अपोजिट स्थिति पाई जाती है, वो कौन सी में? शीत ऋतु में बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट स्थिति पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? इधर हमारा क्या है? हिंद महासागर है, इधर हमारा तिब्बत का पठार है। अब तिब्बत का पठार देखिए क्या होता है, जैसे ही हमारे यहाँ सर्दियाँ आएंगी तिब्बत का पठार अत्यधिक क्या हो जाता है? ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो तापमान कम और वायुदाब कैसा? अधिक। सही है। अब वायुदाब अधिक होगा तो पवनें चलेंगे, नहीं चलेंगी? पवनें चलेंगी। वो पवनें इस प्रकार से वापस चल पड़ती हैं वो, और जैसे ही 0 डिग्री को कवर करेंगी, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि
इससे ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी भाग है वहाँ तक वर्षा हो जाती है। अब जैसे नीचे हिंद महासागर है, जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा तो क्या पवनों की दिशा में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? सही है भाई। सर्दियों की बात करें हम, उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही पवनें आई, देखो मैंने आपको बताया था उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या थी? उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु में किधर मुड़ गई? झट से ही दाहिनी ओर मुड़ गई। लेकिन अब उच्च वायुदाब की बात आती है, मौसम में परिवर्तन हो गया। ITCZ कहाँ बन रहा है? हमारे दक्षिणी गोलार्ध में बन रहा है। और एक रीज़न और बताती हूँ उसका, जो दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर या ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो बन रहा है, उसका रीज़न ये है कि जो जलीय भाग है उन दोनों में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है तापमान में। यहाँ अत्यधिक तापमान कम हो जाता है, तापमान कम तो वायुदाब अधिक। तो स्थल भाग से जो पवनें चलेंगी क्या अपने साथ वर्षा करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि अपने साथ नमी की मात्रा नहीं ले जाती हैं। तो ये क्या हो जाती हैं? बिल्कुल सीधी आती हैं और कहाँ चली जाती हैं? हिंद महासागर की तरफ वापस वहीं टर्न कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो वापस ये किधर मुड़ जाएंगी? उपोषण जो आगे वायुदाब है उधर टर्न कर जाती हैं। इस वाले क्षेत्र में क्या होता है कि जो शीतकाल है, या हम कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी जो मानसून है, तो उसमें क्या होता है, कुछ जो भाग है वो क्या करते हैं, यहाँ टर्न कर जाते हैं, इस बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। और इस वाले भाग पर जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर क्या हो जाती है, उससे वर्षा हो जाती है। जब ये पवनें इधर से आएंगी तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं। जैसे ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरेंगी तो अपने साथ नमी को ग्रहण कर लेती हैं। और नमी को ग्रहण कर लेती हैं तो यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट की यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, नल्लामलाई और पालकोंडा, जावादी, शेवराय, वो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और क्या होता है, उससे ये पवनें टकराती हैं और शीतकाल में वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। तो ये दो केंद्र हैं, शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में अलग अलग रूप में यहाँ पर वर्षा पाई जाती है। इसको आधुनिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग इसलिए मान्यता मिली कि जैसे ही ITCZ है इसमें मुख्य भूमिका निभाता है और उसी के अनुसार क्या पाई जाती हैं, जो पवनों की दिशा है या पवनों की स्थिति है उसमें परिवर्तन पाया जाता है। सर्दियों में एक केंद्र और बनता है जिसकी हम आगे ऋतु के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि कहाँ कहाँ वर्षा होती है, क्यों होती है। एक पी कोटेश्वर महोदय थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी इस मानसून को समझाने का प्रयास किया था। ये था हमारा ITCZ। आपको ये पता होना चाहिए कि ITCZ क्या है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस ITCZ की ही मानी जाती है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य की स्थिति में परिवर्तन आता जाता है, ITC जो Z है उसकी स्थिति में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है और उसी के अनुसार पवनें चलना प्रारंभ हो जाती हैं। जो कोटेश्वर महोदय थे उन्होंने भी इसी प्रकार से बताया था कि कोटेश्वर महोदय ने बताया कि जो तिब्बत का पठार है, कोटेश्वर महोदय ने बताया कि बाकी वही चीज़ें बताई थी, ITCZ का बताया, पवनों का व्युत्क्रमण बताया, लेकिन तिब्बत के पठार के बारे में उन्होंने एक चीज़ कही थी कि तिब्बत का पठार है और नीचे हमारे पास है हिंद महासागर। स्थितियाँ देखिए कैसी बनती हैं। तिब्बत का पठार है, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है। जब गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ पर तापमान क्या हो जाता है, सर्दी का मौसम आता है तो अत्यधिक ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है तो किस में परिवर्तन पाया जाता है, इसके पूर्वी जेठ। देखिए क्या होता है, तिब्बत का जो पठार है इधर भारत वाला आ गया, इसकी स्थिति दो उसके बीच में है, एक कुनलुन और एक हिमालय, दो के बीच में इसकी स्थिति पाई जाती है। लंबा चौड़ा पठार है। तो पठार आप सभी जानते हैं कि तीव्र गति से क्या होता है, गर्म होता है। तो जैसे ही पठार गर्म होता है तो गर्म होके क्या होगा, पवनें ऊपर उठेंगी, गर्म होके पवनें ऊपर उठेंगी। जब यहाँ से पवनें ऊपर उठती हैं, इन्होंने यहाँ हम कह सकते हैं कि तिब्बत के पठार का प्रभाव भी हम इसको बता सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ कहा कि यहाँ से पवनें ऊपर उठती हैं और ऊपरी वायुमंडल में चली जाती हैं, उच्च क्षोभ मंडल में चली जाती हैं। और यहाँ आपने देखा होगा कि जब गर्मी की ऋतु होती है तो उसमें हिंद महासागर से पवनें इस प्रकार से भारत में प्रवेश करती हैं, यही स्थिति थी। तो इसमें क्या होता है, वो पवनें अब हिंद महासागर वाली पवनें इधर करके टर्न करेंगी तो क्या हिंद महासागर में पवनों वाली जगह खाली होगी या नहीं होगी,
भाई यहाँ की जो वायु थी वो सारी यहाँ आ गई, तो वहाँ क्षेत्र खाली रहेगा या नहीं रहेगा, सही है। तो यहाँ से जो पवनें ऊपर उठती हैं ना, वो कहाँ उत्तलित होती हैं, हिंद महासागर में। वो नीचे कहाँ उतरती हैं, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में उतरती हैं। और जितनी वायुदाब में कह सकते हैं कि जितनी ये अधिक गर्म होती हैं, उतनी ही तीव्र गति से वायु का अवतलन होता है, और जितनी अधिक पवनें उसको मिलती हैं उतनी ही मानसून हमारी अधिक सक्रिय पाई जाती है। देखिए क्या होता है, इधर से ये पवनें आ रही हैं, इधर से ये पवनें आ रही हैं। आपको पता है कि एक तरफ नीचे क्या है, धरातल है, दोनों पवनें आपस में टकराएंगी तो कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी। ऊपर जाके और ये वाली जैसे पवनें हैं, ये वाली जाके कहीं ना कहीं आगे वाली जो उपोषण उच्च वायुदाब है वहाँ नीचे उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, फिर वापिस से। तो ये जो कोश बनते रहते हैं, ये क्या बनते रहते हैं, कोश बनते रहते हैं। तो इसको हेडली कोश कहा जाता है। हेडली क्यों, क्योंकि हेडली मोदी ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। इसके बाद ये अलग अलग बनते हैं। तो हाँ, जेट स्ट्रीम वाला आगे हम इसकी बात करेंगे, लेकिन सिर्फ इसको यहाँ बताने के लिए कि जो कोटेश्वर महोदय थे, पी कोटेश्वर, उन्होंने क्या किया था, भारतीय विद्वान थे, भूगोलवेता थे, उनका ये था कि उन्होंने तिब्बत को भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया था अपने सिद्धांत में, और कहा था कि यहाँ से जो पवनें ऊपर उठती हैं, जो तिब्बत का पठार है इतना अधिक गर्म हो जाता है कि यहाँ से पवनें क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। गर्म वायु कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ जो खाली स्थान होता है वहाँ क्या होती हैं, ये पवनें यहाँ से उठकर वहाँ पर आ जाती हैं। और हिंद महासागर में वहाँ पर क्योंकि जगह क्या है, वहाँ पर खाली है, तो जहाँ भी खाली जगह होगी उसको भरने के लिए कोई ना कोई आएगा। परिवार लगा लीजिए, राजनीति लगा लीजिए, समाज लगा लीजिए, आर्थिक क्षेत्र लगा लीजिए, जहाँ भी स्पेस खाली मिलेगा कोई ना कोई उसको भरने के लिए आएगा। तो यहाँ से जो वायु ऊपरी क्षोभ मंडल में जाती है, वो वायु का अवतलन कहाँ होता है, हिंद महासागर में होता है। और आपने कई बार देखा होगा कि पवनों की जो, या कह सकते हैं कि हम मानसून अत्यधिक प्रभावित होता है, उतनी ही ये पवनें तीव्र गति से चलती हैं। कि कई बार देखा होगा कि मानसून समय से पहले आ गया है, मानसून की जो तीव्रता है वो अधिक है। उसका कारण क्या है, जितनी इस हिंद महासागर को पवनें मिलती हैं उसी अनुपात क्या होती हैं, ये आगे बढ़ जाती हैं। तो ये भी क्या करती हैं, हमारी भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। ये इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहा कि कई बार तो हमारे समय से पहले मानसून आ जाता है, कई बार हमारे समय के बाद मानसून आता है। तो उसका कारण बताया कि जितना अधिक ये गर्म होगा उतनी जल्दी पवनें ऊपर उठेंगी और हिंद महासागर में उन हवाओं का क्या होगा, अवतलन होगा। जितनी उसको मात्रा में पवनें मिलेगी उसी अनुसार ये क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी। तो इनकी तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने इस सिद्धांत में यहाँ ये बात कही है। क्योंकि पहले जो हमारा जो चिर सम्मत जो संकल्पना थी उसमें यही कमी थी कि हमने उसकी आलोचना की थी। उसमें एक बात हमारे सामने आई थी, क्या बात हमारे सामने आई थी कि जो कभी तो मानसून की तीव्रता बढ़ जाती है और कभी उसकी तीव्रता कम हो जाती है। तो उसका रिप्लाई उन्होंने यहाँ इस प्रकार से देने का प्रयास किया है। उसका रीज़न बताती हूँ। निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ है, हिंद महासागर पे। देखिए एक्चुअली होता क्या है, आपकी जो ये पवनें उठती हैं, अब इधर से ये आएंगी, इधर से ये आएंगी, वो कोश बताती हूँ हम आपको। अब ये वाली पवनें इधर आएंगी तो ये नीचे धरातल है, ये वाली टर्न करके कहाँ जाएंगी, वापस इसी क्षेत्र में नीचे उतरती हैं। ये कुछ पवनें यहाँ से इस अकॉर्डिंग उतरती हैं। देखिए मैं पूरा बना ही देती हूँ आपको। जीरो डिग्री, सही है। ये 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब दोनों क्षेत्रों से हवा आएगी, हवा कहाँ जाएगी, नीचे हमारे पास धरातल है, निम्न यहाँ उसका क्षेत्र है, ये 0 डिग्री है, ये 35 डिग्री है। हमने क्या किया, उसको समतल धरातल पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया। यहाँ जब दोनों पवनें आपस में टकराएंगी, नीचे धरातल है तो कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी। तो ऊपर ये ऐसे टर्न करेंगे या नहीं करेंगी, ये वाली इधर टर्न कर जाएंगी। तो इस प्रकार से जो कोश बनते हैं उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे 0 डिग्री से इसमें फर्स्ट में बनता है हेडली कोश, फिर फेरल कोश और फिर ध्रुवीय कोश। इस प्रकार से इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। और इसमें इन्होंने वायु का क्षैतिज और लंबवत वितरण की बात की है। देखिए कैसे की है। तीन पाए जाते हैं। यहाँ जो कोश बनता है
यहाँ देखिए पवनों की गति ये रहती है, यहाँ वाले क्षेत्र में ये रहती है और ये रहती है, सही है। ये लो प्रेशर, ये हाई और ये वापस लो, सही है। हमेशा देखिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें आ रही हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जा रही हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आ रही हैं। अब ये पवनें ऐसे जाती हैं, सही है। कुछ पवनें इधर आ जाएंगी और कुछ पवनें इधर चली जाएंगी, जा रही हैं इधर, ये वाली वापस इधर आ जाएंगी, सही है। अब ये पवनें इधर आ रही हैं, कुछ पवनें इधर चली जाएंगी। इस प्रकार से इनके कोश बनते रहते हैं। इसको बोलते हैं हम हेडली कोश, इसको बोलते हैं फेरल, और तीसरा है ध्रुवीय, सही है। इस प्रकार से हमारे क्या बनते हैं, कोष बनते हैं। तो इन पे उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के केंद्र बनते रहते हैं। अब देखिए आपका यहाँ 0, इसको हम 30 बोल सकते हैं, इसको 60 बोल सकते हैं, और ये है हमारे पास 90। अब इसको भी आपको रटना नहीं है, इसको समझने का प्रयास करना है। ये इधर जाएंगी तो इसमें इधर की तरफ बनेगा, ये कुछ पवनें वापस इधर चली जाएंगी और इसके जस्ट विपरीत पाई जाती हैं, और फिर ऐसे। तो देखिए जो हेडली महोदय थे उन्होंने इन पवनों के बारे में पता किया था, इसलिए नाम किस पे पड़ा, हेडली कोष। इसमें होता क्या है, ये जो व्यापारिक पवनें हैं, देखिए पवनों के नाम हैं, ये हैं हमारे पास व्यापारिक पवनें, सही है। इसके बाद ये हैं हमारे पास पछवा पवनें, और तीसरी हैं ध्रुवीय पवनें, ठीक है। ऐसा माना जाता है यदि पृथ्वी पर स्थल भाग होता या जलीय भाग ही होता तो पवनों में जो हम कह सकते हैं कि तिरछापन नहीं होता, पवनें बिल्कुल सीधी चलती उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर, कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर। उसका कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है कि तापमान में अंतर पाया जाएगा तो वायुदाब में अंतर मिलेगा, और उसी अनुसार क्या चलेंगी, पवनें चलेंगी। यहाँ लो प्रेशर, यहाँ उच्च प्रेशर, तो उच्च प्रेशर से डायरेक्ट लो प्रेशर की ओर पवनें चलती। लेकिन यहाँ पर स्थल भाग भी है, जल भाग भी है, जो क्या करता है, पवनों की दिशा को भी प्रभावित करता है। एक है कोरियालिस बल, वो इस भूमध्य रेखा पर तो लगता है न के बराबर, या हम कह सकते हैं कि 0, और ध्रुव पर लगता है सर्वाधिक। वो होता क्या है कि जो भी वस्तु गति करती है वो पृथ्वी के साथ साथ गति करती है। अब यहाँ जो वस्तु है इतनी ही पृथ्वी की सर्वाधिक चौड़ाई यहाँ है। अब यहाँ जो वस्तु है पृथ्वी के साथ साथ क्या करेगी, उसके बिल्कुल समकक्ष क्या करती है, घूम लेगी, क्योंकि पृथ्वी क्या है, अपनी धुरी पर घूमती है। लेकिन यहाँ जो घूमती है उसमें क्या आ जाता है, व्युत्क्रमण आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी घूम जाती है और वायुमंडल पीछे रह जाता है। तो उसके कारण भी क्या आ जाता है, पवनों की जो दिशा है उनमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी पवनों की दिशा में घुमाव पाया जाता है। तो व्यापारिक पवनें देखा होगा आपने, व्यापारिक पवनें ये हमारी पछवा पवनें, और ये है हमारी ध्रुवीय पवनें। ये बात है उत्तरी गोलार्ध की, ईस्ट वेस्ट। इसमें पृथ्वी की घूर्णन गति का भी प्रभाव पाया जाता है। कोरियालिस बल और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो पवनें हैं वो तिरछी चलती हैं, नहीं तो बिल्कुल उत्तरी ध्रुव से आपकी भूमध्य रेखा तक सीधी चलती है। यहाँ पर है व्यापारिक पवनें, पछवा पवनें और ध्रुवीय पवनें। अब ये पवनें यहाँ जा रही हैं, इधर से ये पवनें आ रही हैं, दोनों आपस में टकराएंगी। देखो वो वाला क्षेत्र बनाया नहीं बना जो मैंने आपको बनाया था कि इधर से ये दोनों कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो यहाँ वो क्षेत्र बन रहा है, नहीं बन रहा है कि दोनों तरफ से हवाएं क्या हैं, ऊपर उठ रही हैं। तो ये घूम के वापस कहाँ नीचे आएंगी, ये हवाएं। अब यहाँ से जो वायु ऊपर उठेगी वापस नीचे कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, क्योंकि खाली स्थान कहाँ है, यहाँ है। क्योंकि उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी है उसकी हवाएं किधर आ जाएंगी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर। तो यहाँ से जो पवनें ऊपर उठेंगी वायु का उत्तोलन कहाँ होगा, यहीं नीचे आएगी। यहाँ से कुछ वायु इधर घूम जाती है, कुछ वायु इधर घूम जाती है। अब जो इधर वाली होगी वापस सर्कल करके कहाँ पहुँचेगी, वापस इसी 30 डिग्री पर पहुँचेगी। तो इसको हमने नाम क्या दिया, फेरल। अब वापस वही स्थिति है, अब ये इधर जा रही है, अब इधर से इधर भी टर्न करेगी और ये वाली इधर से इधर भी टर्न करेगी, सही है। और इसको नाम दिया हमने ध्रुवीय, कि कोशिका सेल बोलते हैं हम इसको, कि हेडली कोश, कि 0 से 30 डिग्री के बीच जो बनता है उसको हेडली कोश बोलते हैं। उसके बाद फेरल कोश है और उसके बाद ध्रुवीय कोश है, क्योंकि वायुदाब में जैसे ही अंतर पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग इन कोशों की रचना पाई जाती है। अब यहाँ पर वायु ऊपर उठ रही है, यहाँ पर वायु क्या, तो वायु में ऊर्ध्वाधर गति पाई जाती है। 2 प्रकार की गति होती है, एक तो जो अगर हम कह सकते हैं कि जो पवनें चलती हैं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं, दूसरी हैं दाएं से बाएं चलती हैं। अब जो स्थानीय पवनें हैं जैसे लू है, कैसे चलती है, दाएं से
बाएं चलती है। लेकिन अगर हम संवहन पवनों की बात करें, नीचे से ऊपर चलती हैं, तो वायु का जो क्षैतिज वितरण होता है वो हाई टू लो प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। किस प्रकार का? क्षैतिज। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है? लो टू हाई। आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ लो है, लो से किधर जाएगा? हाई की तरफ। तो जो पवने हैं, जो क्षैतिज में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवने चलती हैं, लेकिन ऊर्ध्वाधर जब जो पवने चलती हैं वो लो से हाई की ओर चलती हैं। ठीक है, और पवनों की दिशा एक ही होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। आगे हम बात करेंगे मानसून उत्पत्ति के कारक कि कौन कौन से कारक हैं। मानसून उत्पत्ति के कारक, इनकी हम बात करेंगे कल, और इसको एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा। जहाँ भी कोई समस्या है मुझे कमेंट करें और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। धन्यवाद।